अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के एक और एपिसोड में आपका बहुत वार्म वेलकम। आपको पता है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें देते हैं। जब अच्छी खबरें ना हो तो आप बुरी खबरों को सिल्वर लाइनिंग के साथ देखें। नंबर 1 टीम इज बैक। हमारे अपनों में आ गए। तो कैसा रहा आपके लिए एशिया कप? काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से जो तवक्कुआत थी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए और जिस कारकर्दगी की उम्मीद थी वो भी नहीं दिखा पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो होता है कि चलें एशिया कप एक टूर्नामेंट है जी, वर्ल्ड कप जितना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, उससे थोड़ा रीजनल टूर्नामेंट है तो वो आप नहीं भी जीतते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको ज़्यादा उस पर दुख तब होता है कि जब एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो कि पाकिस्तान पिछले 2 साल के अरसे में एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा है, एक एशिया कप फाइनल हारा है, एक वर्ल्ड कप फाइनल हारा है और एक अब एशिया कप के सेमीफाइनल तो नहीं कहेंगे बट फाइनल में नहीं पहुंच सका। और ये चारों ऐसे मौके थे जब ये आप कह सकते थे कि शायद पाकिस्तान फेवरेट तो नहीं था लेकिन ऐसी टीम थी कि जो यकीनन ट्रॉफ़ी जीतने की सलाहियत रखती थी। तो वो फिर आपको एक ये एहसास होने लग जाता है क्योंकि ये जनरेशन के जो खिलाड़ी हैं इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये टैलेंटेड हैं, इनमें आप शायद स्किल लेवल कह सकें कि थोड़ा कम है पिछली जनरेशन से, पर जो टैलेंट है वो पूरा है। और उस टैलेंट को हम ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज़ करें, और वो मैक्सिमाइज़ तभी होता है कि आप ट्रॉफ़ीज़ जीतते हैं, आप उससे आपकी एक लेगेसी बनती है। क्योंकि अदरवाइज़ आपको यही देखने में आता है कि जी यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर एज कि जी आप सेमीफाइनल हार गए थे, या जिस तरह साउथ अफ्रीका की बड़ी ग्रेट टीम्स रही हैं अर्ली 2000s में, 2007 में, 2011 में, 2013, 14, 15 में, बट उनके साथ वही एक टैग था कि वो सेमीफाइनल में जी चोक कर जाते थे या फाइनल में चोक कर जाते थे। तो आप चाहते हैं कि आपके जो जनरेशन के खिलाड़ी हैं, जो जिस तरह बाबर है, शाहीन है, शादाब है और ये जितने खिलाड़ी हैं, कि ये ट्रॉफ़ीज़ जीतें ताकि जब लेगेसी इनकी हो तो वो ट्रॉफ़ीज़ हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टीम है ये काफ़ी यंग टीम है, यंग इन द सेंस के शाहीन 23 साल के हैं, शादाब 25 साल के हैं, बाबर 28 साल के हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी अगले 6, 7, 8 साल खेल सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रॉफ़ी जीत जाते हैं तो वो फिर आप एक पूरा सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं, सिलसिला जिसमें आप एक सीरीज़ ऑफ ट्रॉफ़ीज़ जीतते हैं। यानी आप एक ट्रॉफ़ी नहीं जीतते बल्कि आप और बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ जीतते हैं। तो उस लिहाज से गेटिंग आउट ऑफ एशिया कप विदाउट इवन प्लेइंग द फाइनल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन अगेन सिल्वर लाइनिंग वाली बात है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा इसलिए हुआ है कि आप इस टीम के साथ परफॉर्म करते चले आ रहे थे जैसे कि आपने जिक्र किया। लेकिन इसी शो पर मैंने बड़ी दफ़ा ये कहा कि ये टीम जो है ना, ये मतलब T20 तो खैर और बात है, वनडे जैसे उसमें ना ये खिलर जाएगी। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और मैंने एक ये भी बात की थी कि अभी अच्छी टीमों के अगेंस्ट टेस्ट भी नहीं हुई, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो हमारी एक डेप्थ बनाने की कोशिश थी, वो कि जी 11 बैट्समैन और बॉलर, ये T20 में तो चल जाएगा, 50 ओवर में आपको पक्का बॉलर और पक्का बैट्समैन चाहिए। सो ये इस वक्त जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप शुक्र है आपको एहसास हो गया कि ये टीम नहीं जा सकती। एक तो जो आप जो बात करें उससे एग्री करते हैं कि हमने शो पे कभी ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान एशिया कप जीत ही रहा है। हमने ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, बट क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि टूर्नामेंट क्रिकेट और उसमें आप ये किसी शॉट कह ही नहीं सकते कि ये टीम जीतेगी। और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, जिस तरह एशिया कप की हिस्ट्री रही है कि हमेशा ये लग रहा होता है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे, बट बीच में श्रीलंका आ जाता है हमेशा स्पॉइल करने पार्टी। सो वो तो आपकी बात से हमारा एग्रीमेंट है। बट जो दूसरी जो चीज़ है, जो बैटिंग डेप्थ की बात है, 2015 से ऑनवर्ड्स के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड जो है वो दुनिया की बेस्ट वाइट बॉल टीम है, ओडीआई क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी। और उन्होंने जिस लेवल पे ओडीआई क्रिकेट को ले गए हैं, तो उसमें बेसिकली उन्होंने एक बिल्कुल पैटर्न सेट कर दिया है जो बाकी कंट्रीज़ भी अब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बेसिकली कोई मानता नहीं है, हर कोई कहता है कि जी नहीं, हम तो इंग्लैंड नहीं बनने की कोशिश करें या हम इंग्लैंड की तरह नहीं खेलेंगे। बट जितनी टीम्स आप देख लें, सब किसी न किसी बिना पे वो फॉर्मेट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें इंग्लैंड की जो
बेसिकली जो फॉर्मेट या पैटर्न था वो यही था कि आप या तो बहुत लंबे स्कोर कर दें, इतने स्कोर करें पहले बैटिंग करते हुए कि दूसरी टीम उसको चेज ही ना कर सके। लेकिन अगर वो नहीं तो आपने वो ओडीआई क्रिकेट में चेज करना है, और चेज करने का मतलब है कि आपको 400 भी मिले तो आपके पास इतनी बैटिंग डेप्थ हो कि आप वो करें। तो तब से एक तरह से वो रिवाज बन गया है जिसको तकरीबन सारी टीम्स ही करती हैं। फॉर सवाल उसमें से ये है ना कि पाकिस्तान तो उसको अगर कॉपी कर रहा है, मतलब बड़ी अच्छी बात होती है अगर करता, लेकिन पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता ना। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिस स्ट्राइक रेट पे खेलता है, ये तो 400 के 250 नहीं कर सकते चेज। यस एब्सोल्युटली, वो आगे बात ठीक है, बट जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था फॉर इंस्टेंस के पाकिस्तान में अभी फॉर इंस्टेंस अभी हम जब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी ओवरऑल मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस इंडिया है, इंडिया के पास वो मोहम्मद शामी को खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, पर वो शार्दुल ठाकुर को नंबर 7 पे खिलाते हैं बिकॉज वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। इसी तरह बाकी भी जो टीम्स हैं, श्रीलंका देख लें या बांग्लादेश देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, उनके जो नंबर 6-7 के खिलाड़ी हैं, 6-7-8 तक उनकी बैटिंग है, मार्कस स्टॉइनस है, पैट कमिंस है। तो ओवरऑल एक जो चीज़ है कि वो ये रिवाज सेट हो गया है, तो उस वजह से पाकिस्तान थोड़ा जो है वो उस बैटिंग डेप्थ पे होता है। बट आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि वो फोर्स किस्म का बैटिंग डेप्थ नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरली बन रहा है तो वो बैटिंग डेप्थ आ जाती है। अगर हम थोड़ा डिटेल में चलें कि ओवरऑल एशिया कप की, तो जो सबसे बड़ा मसला था, एक तो इसकी जो स्केड्यूलिंग थी और इसकी जो वेन्यू सिलेक्शन थी, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बिकॉज सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि जी बीसीसीआई जो है हमारे ख़िलाफ़ है, जे शाह बहुत बुरा है और एसीसी बहुत बुरी है, बट पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका ये काम है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। तो जिस वक्त ये स्केड्यूल और ये सारे हो रहा था, तो उस वक्त आपने किस किस्म की डिप्लोमेसी की या किस किस्म की निगोशिएशन की कि आप एटलीस्ट उनसे बेहतर किस्म के मैचेस जो हैं उनको करवा लेते। लेकिन आप कहते हैं ठीक है जी, ओपनिंग ग्रुप गेम्स जो है हम श्रीलंका में खेल लेंगे, पर सुपर 4 के जो मैचेस हैं हम शुरू का एक मैच इंडिया के साथ खेल के बाकी जो सुपर 4 के दोनों मैच हैं वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो हम भी फिर श्रीलंका में चले जाएंगे फाइनल खेलने। बट अगर इंडिया नहीं पहुंचा तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। पर उस वक्त वो विक्ट्री के निशान और वो पता नहीं बहुत बड़ी कामयाबी कही गई कि जी हमने पता नहीं वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो अपना लिया है तो उससे बड़ा बेहतरीन हो गया है वो। उसके बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि ये ओपनिंग मैच आपने मुल्तान में रख दिया, लेकिन आप लाहौर में टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप ओपनिंग मैच भी लाहौर में रख लें, आप टीम का ट्रैवल बचाएं। वो टीम जो है वो कुछ खिलाड़ी लाहौर आए, फिर वहाँ लाहौर से मुल्तान गए, तो आप यानी मुल्तान की हीट में भी जो आपने पहला मैच खिलाया उसमें आपके बॉलर्स को बॉलिंग भी करनी पड़ी, तो वो था। तो उस लिहाज से जो ओवरऑल स्केड्यूलिंग और उसमें जो सारी खामियां थीं उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम एटलीस्ट, और किसी को लग ना रहा हो, आखिरी 2 मैचेस में स्पेशली जो रिजर्व डे था और जो श्रीलंका वाला मैच था, फील्ड में साफ आपको नज़र आ रहा था प्लेयर्स क्रैम्प कर रहे थे, जो यानी फिटीग लग रहे थे और यानी अंडर प्रेशर भी थे। तो उस वजह से यानी सबसे बड़ा इसमें मसला था कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है, सेठी साहब हों या ज़का अशरफ हों, उनको ये इंश्योर करना चाहिए था कि हमारा जो स्केड्यूलिंग है या ऐसी है वो पाकिस्तान को फेवर करे। फॉर इंस्टेंस कल जो रात को मैच था श्रीलंका में, फुल हाउस था, वो मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना चाहिए था या वो मैच नेशनल स्टेडियम में होना चाहिए था। अगर हम इतने अरसे बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर ही रहे हैं तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज ना ले सके। यानी वो एक स्टॉप भी करते थे तो वो चेयर होती थी। अब उसमें आपका वो जो 12th मैन एडवांटेज होता है वो तो ऑब्वियसली दूसरी टीम को मिला, और वो उसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कसूर है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही वाला मसला कि मसलन जो इंडिया से पाकिस्तान मैच आ रहा है, हारने में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ना हारने का सिर्फ एक तरीका है कि खेलना छोड़ दो। ठीक है, खेलोगे तो हारोगे। लेकिन जो ये स्लो खेलने हैं, बात ये 134-35 कितना स्कोर किया था? 128। हाँ, तो ये 13 ओवरों में करते और आउट होके आ जाते। कौन सा मैच जीत गए स्लो खेल के? अच्छा, इसी तरह ये जो एक है ना कि मैं पिच पे जाऊंगा मैच के दौरान एंड आई विल फाइंड माई फॉर्म देयर। ओ भाई, गो एंड इवन इफ यू आर नॉट इन फॉर्म, प्रिटेंड दैट यू आर इन फॉर्म।
तेज खेलो, क्योंकि या तो स्कोर बनाओ या आउट होके जाओ, अगले को मौका दो। ये पिच पे खड़े होने का ये इजाज अहमद अप्रोच। अच्छा, फिर वही चीज 50 में से एक मैच वाकई ऐसा होगा जिसमें आप फाइंड कर लोगे वो फॉर्म और आप स्कोर कर दोगे, लेकिन आप 49 मैच उसमें वो करवा दोगे। अच्छा, इसी तरह ये जो है ना कि डेप्थ जब होगी, मतलब डेप्थ से दूसरी, सो बैट्समैन जो है ऊपर वाले टॉप 5 में ऐसे भी लोग हैं कि वो बैटिंग में जगह नहीं बनती, नहीं असल में तो वो बॉलर है। अच्छा, बॉलर में ऐसे लोग हैं कि बॉलिंग में जगह नहीं, असल में तो ये बैट्समैन है। अब वो आपने खिलाए में 50 में से एक मैच वो वाकई जितवा देंगे, और बाकी 49 का क्या करना है? यस अब ये जो आप बात करें इससे मैं एग्री करता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस उसमें पाकिस्तान का मसला क्या है कि फ़खर ज़मान एक नेचुरली एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान में जो मसला है कि आप या मैं तो भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी ज़्यादातर आवाम है उनको शायद अच्छे मोमेंट्स तो याद नहीं रहते, पर वो जो एक बुरी शॉट खेली होती है वो हमेशा उनके साथ स्टिक करती है। तो उसमें मसला क्या है कि फॉर इंस्टेंस फ़खर के साथ अभी पिछले 8-10 महीनों से जो एक फ़खर की नेचुरल गेम थी कि वो आके मारने की कोशिश करता था, आउट हो जाता था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो ओवरऑल क्रिटिसिज्म फ़खर ज़मान पे आने लग गया कि ये टाइम नहीं लेता और आके वो अपने यानी उसको अपनी गेम बदलना पड़ गई। तो वंस उसने अपनी गेम बदल ली तो अब फ़खर भी जो है वो मोर ऑफ द सेम, शुरू में थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद वो ही ट्राइज टू प्ले द एग्रेसिवली। बट उसमें प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आपने 2019 से लेके 2023 तक आपने फ़खर और इमाम के साथ ही ओपन किया है। अब आपने राइट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप आपने यानी एक तो अगर आपको इतनी प्लानिंग थी, आपको इतना ही वो आपको नज़र थी वर्ल्ड कप 2023 पे, तो आप फिर ये करते कि आप साल पहले कम से कम या 1.5 साल पहले आप कोई रिजर्व ओपनर या कोई उस तरह की स्कीम बनाते जिसमें आप कहते कि जी हम फ़खर की रिप्लेसमेंट लेंगे जो कि तेज़ खेल सके। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब आपके पास कोई ऐसा ओपनर नहीं है पूरे 15 के स्क्वाड में या 17 के स्क्वाड में जो फ़खर की तरह खेल सकता हो। फॉर इंस्टेंस अगर फ़खर सेट हो जाता है, वंस ही सेट फॉर इंस्टेंस अगर 20-25 बॉलों बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो कैचअप कर सकता है बहुत जल्दी, अनलाइक अदर्स। लाइक कई खिलाड़ियों का तो मसला है कि वो अगर सेट हो जाएं तो उनमें कैचअप करने की एबिलिटी नहीं है। सो दैट इज़ वाई सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वाई फ़खर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टीम एट द टॉप, बिकॉज एक तो जो उसकी गेम में चेंज करने की ज़रूरत है, उसको टीम मैनेजमेंट को जो कहने की ज़रूरत है कि गो प्ले योर ओन गेम, लाइक रुकने की नहीं ज़रूरत। उसके लिए इमाम है, उसके लिए बाबर है, उनकी वो और तरह की गेम है, दे कैन स्टिक टू वन एंड। बट आप जो है आपका रोल है कि आप जाके मारो। दूसरा फिर उसमें कन्फ्यूजन क्या आ गई कि हम मोहम्मद हारिस के साथ ओपन करने लग गए। लाइक या तो हम बिल्कुल ही वो स्लो स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर हम मोहम्मद हारिस को ओपन करा रहे हैं। अब मोहम्मद हारिस T20 में ओपन करता है, बट T20 की ओपनिंग में और ODI की ओपनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहम्मद हारिस ने लिस्ट ए क्रिकेट में, अंडर 19 क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेट खेली है उसमें उसने ODIs में नंबर 5 या 6 पे बैटिंग की है। तो उसको तो आप एक प्रेशर गेम में ओपन करवा के आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आपकी जो बैटिंग है उसके साथ तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें आपके पास अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहते हैं या सऊद शकील को खिलाना चाहते हैं, अब अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील में से आई वुड लाइक टू प्ले अब्दुल्ला शफीक अहेड ऑफ सऊद शकील। उसकी ये वजह है कि सऊद शकील की जो पावर गेम है इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। अगर आप अब्दुल्ला सऊद शकील को नंबर 4 या 5 पे खिलाना चाह रहे हैं तो वो ऐसा रोल है कि आप कई दफ़ा 25-26 ओवर में आएंगे और तब आपने आते सारी 6-7 की एवरेज से रन्स करने होंगे। और उसमें ऑल्दो आप कह सकते हैं सऊद शकील बड़ा क्लासिकल प्लेयर है, बट उसका जो ओरिजिनली ड्रॉप होने की वजह भी ODI टीम से थी, वो यही थी कि ही कुड नॉट हिट दोज बिग शॉट्स। बिकॉज 2021 में ODI सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड में, उसमें सऊद शकील ने एक 50 की थी, बड़ी अच्छी 50 थी, लॉर्ड्स में पाकिस्तान वो मैच हार गया था, बट उसमें ही ट्राइड लाइक उसने 80-90 बॉल पे वो 50 की थी और ही कंटिन्यूसली ट्राइड टू हिट दोज बिग शॉट्स, बट उससे वो एक भी शॉट नहीं लग रही थी। तो आपको ये तो पता चल गया था कि उसकी पावर गेम बहुत वीक है। सो अगर आप खिलाना भी चाहते हैं मिडल ऑर्डर में तो आई वुड
प्रेफर या आपको अगर खिलाना बनता है तो अब्दुल्ला शफीक का है, और अब्दुल्ला शफीक आप नंबर 4 पे ही खिला सकते हैं, बिकॉज अगर नंबर 5 पे तो नंबर 5 वाली अब्दुल्ला शफीक की गेम नहीं, और अब्दुल्ला के साथ भी अनफेयर होगा कि आप उसको नंबर 4 पे खिलाएं। तो एज़ फार एज आपकी बैटिंग है उसका तो ये कंसर्न है। अब आ जाते हैं स्पिन डिपार्टमेंट पे ऑल ऑफ अ सडन बड़ी वो क्रिटिसिज्म होती रही है कि जी विकेट्स नहीं ले रहे मिडिल ओवर में, और वो सही क्रिटिसिज्म है। उसकी तो एक वजह यह है कि आपने इस साल आके सिर्फ 8 ODI खेले हैं, वरना पिछले 1 साल में आपने ना होने के बराबर ODIs खेले थे। और जब आप ODI क्रिकेट नहीं खेलते तो आपको वो T20 लेंथ बॉल करने की इतनी आदत हो जाती है कि आपको वो T20 और ODI में ये फ़र्क है कि ODIs में आपको विकेट निकालनी पड़ती है, T20s में आपको विकेट मिल जाती है। जब आपको कंटेन करना है तो कंटेन में आपको बैट्समैन मारने जाएगा तो आप विकेट मिल जाएगी। पर ODIs में यह है कि आपने रन बॉल भी करते रहेंगे तो आप टारगेट बना लेंगे, बिकॉज टाइम इतना है। तो उसमें आपको फिर विकेट निकालनी पड़ती है, और स्पेशली मिडिल ओवर्स में जब दायरे से बाहर सिर्फ 4 फील्डर है तो एक एक्स्ट्रा फील्डर हमेशा अंदर होता है, तो आपके पास एक शॉट ओपन होती है जहाँ पे आप चौका या छक्का आराम से मार सकते हैं, और वो बैट्समैन मॉडर्न बैट्समैन इतना रिस्क ले लेते हैं। तो उसमें अब आपके शादाब और नवाज़ आ जाते हैं। शादाब का फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एन इशू हैज़ बीन कि वो एक लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते, और अब ये इशू आपके फास्ट बॉलर्स का भी है और आपके स्पिनर्स का भी है कि वो एक लेंथ पे, आपने अक्सर कल के मैच में जिन नाजरीन ने मैच देखा होगा कि आपने 3 बॉलें बहुत अच्छी की शाहीन ने एक ओवर में, अगली बॉल उसने स्लो बॉल कर दी स्लॉट में, उसको उसने चौका मार दिया, तो वो जो 3 बॉल का सारा प्रेशर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जो स्पिन का है कि स्पिन का भी अब लोग कह रहे हैं कि जी आप चेंजेस कर दें, आप शादाब को निकाल दें या नवाज़ को ड्रॉप कर दें, उसामा मीर को खिलाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल शादाब और नवाज़ इस वक्त करंटली आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर्स हैं। उसामा मीर can only be a replacement for Shadab. He is not an answer to Shadab's bad form, because Usama Mir सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियो में शादाब की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका जो चांस था पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट चाहिए थी, वो जनवरी में थी। जनवरी में पाकिस्तान ने जब अपना ODI स्क्वाड अनाउंस किया न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए, तो तब जो पिछले चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त के मोहम्मद वसीम, उनके प्लान्स में इब्रार अहमद थे कि इब्रार अहमद इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर जो कि वैरायटी के साथ बॉल कर सकते हैं और कैन बी अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। उसको पाकिस्तान एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन मिडिल ओवर्स में यूज़ कर सकती है। लेकिन तब मैनेजमेंट चेंज होगी, शाहिद आफरीदी आए, शाहिद आफरीदी ने इब्रार अहमद को नहीं सिलेक्ट किया, और इब्रार अहमद को जब आपने नहीं सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपने अपना चांस गंवा दिया कि आप एक फ्रंट लाइन अटैकिंग स्पिनर को एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन मिडिल ओवर्स में यूज़ करें। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ नवाज़ और शादाब ही बचते हैं, और उसामा मीर अगर इनके शादाब को कोई इंजरी हो जाती है तो आप खिलाते हैं। तो उसमें जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास अब जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप शादाब या नवाज़ को कोई स्पिन कंसल्टेंट एक तो हायर कर लें फॉर द वर्ल्ड कप। सकलैन मुश्ताक हो सकते हैं, मुश्ताक अहमद हो सकते हैं, एंड ये जो अभी 10-15 2 हफ्तों का टाइम है इसमें आप उनका कोई बॉलिंग कैंप अरेंज करवाएं जिसमें वो अच्छी बॉलिंग प्रैक्टिस करें, लंबी बॉलिंग करें, और उनका थोड़ा वो रिदम वापस आए और उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आए। तो एज़ फार एज आपके पास अभी कोई हैंडी पिक्ड, आपके पास डोमेस्टिक में भी रिप्लेसमेंट्स नहीं मौजूद जिनको आप कहें कि जी ये मैं स्ट्रेट अवे ले आऊँगा और ये आपको आके वर्ल्ड कप में एकदम से मिडिल ओवर में विकेट लेने लग जाएगा। आप जिस भी रिप्लेसमेंट को लाएंगे उसका ज़्यादा बल्कि चांस होगा कि वो फ्लॉप हो जाए, इवन मोर देन शादाब या नवाज़। मेरा तो इसमें जो है ना ये ख्याल है कि आप तो बल्कि जो कह रहे थे ना, मेरा उससे ख्याल मुख्तलिफ है कि हमारे जो अवाम है ना वो तो बल्कि क्रिटिसाइज़ नहीं करते, या करते तो बड़े फॉर बैड रीज़न। यहाँ तो मैच देखते नहीं हैं, यहाँ फिर पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि 50 अगर किसी ने कर लिया ना तो वो यार उसने तो 50 की, उससे तुम्हें क्या मसला है भाई, जिस तरह से उसने 50 की है उससे तो मैच मुश्किल हो गया बजाय के आसान होने के। सो प्लीज़ अब दुनिया जिस तरफ जा रही है रन रेट का ख्याल रखें, मतलब 50 करना इज मीनिंगलेस। अब फॉर इंस्टेंस कल के मैच की अगर हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तान श्रीलंका के, तो पाकिस्तान ने जो 50 है वो 11 ओवर्स में की है, श्रीलंका ने 57.1 ओवर्स में की है, और दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बोथ टीम्स विनिंग एंड लूजिंग। अगर वही आपने 50 तेज़ की होती तो आपका जो फाइनल टारगेट था इट वुड हैव बीन राउंड समवेयर नियर 300, और वो उनको चेज़ करने में मुश्किल होती। और अब हम कमिंग बैक टू द बॉलिंग, अब पीछे फास्ट बॉलर्स आपके रऊफ़ और नसीम इंजर्ड हो गए, वो इंजरी है, उसमें फटीग है, और उसको आप
कुछ नहीं कर इंजर तो वैसे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप जो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस हैं उस पर हमें देखने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस अभी जो रिप्लेसमेंट लाइक धानी और जमान खान की, मैं वही कह रहा था कि जमान या एहसान बनता था, धानी कहाँ से आ गया? अब इसमें मसला है कि एहसानुल्लाह भी इंजर्ड हैं, मोहम्मद हसनैन भी इंजर्ड हैं। अब धानी से बेहतर जो रिप्लेसमेंट है वो अरशद इकबाल की। अरशद इकबाल अभी इमर्जिंग टीम के साथ जो श्रीलंका में जो इमर्जिंग एशिया कप है उस टीम का पार्ट थे और उसमें खेले भी थे, और ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज बॉलर्स जो ज़रा गुड लेंथ पे स्विंग की बजाय सीम करते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग का देखें, जो डिफरेंस इंडिया वाले मैच में था पाकिस्तानी पेसर्स का और इंडिया पेसर्स का, लाइक लोग कह रहे थे कि जी इंडिया ने बहुत स्पेशल बॉलिंग की। लाइक इंडिया और पाकिस्तान की बॉलिंग में सिर्फ डिफरेंस ये था कि पाकिस्तान ने जो लेंथ्स बॉल की थी इन द फर्स्ट 10 ओवर्स वो थोड़ी बैक ऑफ लेंथ थी। इंडिया की ये था कि उन्होंने गुड लेंथ पे बिटवीन 6 to 7 मीटर और स्ट्रेट इन द स्टम्प्स बॉलिंग की है, और उसकी वजह से उनको मूवमेंट मिली। नसीम को भी बहुत मूवमेंट मिली इंडिया वाले मैच में, पर वो विकेट नहीं ले सका बिकॉज उसकी जो लाइन थी बॉल की वो आउटसाइड ऑफ स्टम्प थी, तो उसको वो निगोशिएट करना मुश्किल था। तो बेसिकली जब स्ट्रीम हो रही होती है बॉल तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपने बैट्समैन को खिलाना है या आपने उससे गलती करवानी है। जितनी बॉलें वो खेलेगा उतना एज करने का चांस ज़्यादा होगा। तो अरशद इकबाल कुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर into the पाकिस्तान साइड। और उसमें फिर वसीम जूनियर, फॉर इंस्टेंस वसीम जूनियर की बात हो रही है, लाइक ही इज़ अ गुड फास्ट बॉलर, बट अब क्वेश्चन आ जाता है लाइक कल उसने सिर्फ 3 ओवर किए हैं, सो वेदर ही शुड बी पार्ट ऑफ द साइड या टीम उसको ट्रस्ट करती है या उसका क्या होगा। तो बट एटलीस्ट वन ऑफ द रिप्लेसमेंट्स आई डू थिंक अरशद इकबाल कुड बी ब्रॉट इन टू द सेटअप, उससे आपकी पेस बॉलिंग को थोड़ा फ़ायदा होगा। और जमान कैन ऑल्सो बी एडेड, लाइक जमान ने अच्छी बॉलिंग की है डेथ स्पेशलिस्ट पे, बट इट्स स्टिल टू अर्ली। उस पर आई डोंट थिंक सो कि अभी टीम मैनेजमेंट भी थोड़ा डिलिबरेट करेगी और हमें भी सोचने का मौका मिलेगा, तो वी कैन सजेस्ट समथिंग बेटर। आखिरी सवाल, फाइनल कांटेदार होगा या वन साइडेड? आई थिंक कांटेदार होगा, और मुझे लग रहा है श्रीलंका हरा देगा इंडिया को। ओह, ये बहुत बड़ी शाउट दे दी है। अच्छा चलें, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और हम कल आपको दोबारा मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ जिसमें हम क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पेट्रन बने और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।